बाहर ला देंगे। ये किसकी ताला है? और शुरू कर रहे हैं। मित्रों, सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। हेलो, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है कि नहीं? हेलो मित्रों, मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? हेलो, तो उधर से कुछ बुलाइए। कनेक्ट होते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। और कितने लोग जुड़ गए हैं बेटा? बाकी का तो वीडियो ही जाता है। 12 मित्रों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दुख तो नहीं बल्कि एक मलाल के साथ कहूँगा कि अगर मेरे कंटेंट में या फिर मेरे पढ़ाने में, चाहे वो लैंग्वेज हो या लिटरेचर हो, कोई कमी हो तो आप लोग बताइए। मैं आज सुनना चाहूँगा आप लोगों से कि क्या जो मैं कंटेंट्स आप तक पहुँचाता हूँ या जो मैं मेहनत करता हूँ, उस मेहनत में या पढ़ाई में या जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती हो, चाहे वो लैंग्वेज की हो या फिर लिटरेचर की, उसमें कोई कमी है क्या? नहीं, सभी लोग। ये कैसी आवाज़ आ रही है? अच्छा अच्छा। हेलो, हाँ नरनी, कुछ आपने नहीं, बात नहीं है। मैं ये एक चीज़ ये कह रहा था कि इतने कम पैसों में और इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए मेरे साथ अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसमें क्या और लोगों का सहयोग नहीं होना चाहिए क्या? नहीं तो थोड़ा सा जो भी लोग हैं तो मैं उनसे कह दूँ, मेरी तो नैतिकता ये है कि ठीक है, जो वैकेंसी डिक्लेयर होगी और लॉकडाउन पूरी तरह से अनलॉकडाउन हो जाएगा तो फिर जो है, मैंने तो ये सोचा कि सारे के सारे लोग टच में बने रहें। और मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि जिस तरह का मैटर आप लोगों तक पहुँचता हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, लिटरेचर का हो, तो इस सीरीज पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है लिखने में, ढूंढने में और सोचने में काफ़ी वक्त लगता है। तो और भी जो लोग जुड़े हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये बात जरूर करना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा आप लोगों, क्योंकि आप लोग सिंसियर हैं और एक अच्छा खासा कंपटीशन देने जा रहे हैं। मैं घमंड तो कभी किया नहीं, लेकिन दावा जरूर कहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में जा कर के इंग्लिश का कोई कंपटीशन दीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोट से मिल जाएगी। अभी जरूरी कि जो मेजर राइटर्स हैं उनकी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वैसे तो लिटरेचर अथाह सागर होता है, इसका कोई और छोर नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक चुने हुए मोती आपके हाथों में पहुँचाऊँ। और किस हद तक मैं अपने प्रयास में सफल होता हूँ ये तो ऊपर वाला जानता है। मैं अपने प्रयास के बारे में क्या कहूँ, उसका मूल्यांकन तो कोई दूसरा कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं। और केवल लैंग्वेज पढ़ाने का यहीं पर ऑनलाइन में, और वो 16-16 हज़ार रुपया ले रहे हैं। मेरे पास भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया
तो कहें सर आप जो है एकदम ख़राब कर दे रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं बाज़ार नहीं लगाए बैठा हूँ, कोई दुकान नहीं सजा करके बैठा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप 16 का 32 लीजिए, हम तो हमारे प्रेम बस पढ़ाते हैं। मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट मान करके नहीं पढ़ाया है। इस बात को मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके कह सकता हूँ। मैं अपना भाई बहन बेटा बेटी समझ करके जो है पढ़ाता हूँ। नहीं गुड़िया कुछ नहीं हुआ है, बस चलो हम लोग जो है चलते हैं। चलिए ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़िया मैंने एक चीज़ ये बताओ कि कभी मैंने जिक्र किया कभी फीस का, या मैंने कभी किसी के ऊपर कोई दबाव बनाया, चाहे ऑफलाइन की क्लास रही हो चाहे ऑनलाइन की क्लास रही हो। मैंने कहा कि कुछ जो है मेरे पड़ोस से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और आज के ज़माने में जानती ही हो कि जो है आपके पास कुछ फंड जरूर होने चाहिए, ताकि अचानक अगर कोई जो है तो वो उसके लिए जो है, भाई आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और मैं भी आपके परिवार का एक सदस्य हूँ, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा कुछ संजीदा हूँ। मैंने आज तक फीस का कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में जिक्र ही नहीं किया। क्यों? इसलिए सोच करके जो है नहीं किया कि लड़के सब अच्छे घरों से हैं, संस्कार लेकर के आए हैं, इनकी परवरिश बेहतर हुई है, और साथ में ये कोई प्राइमरी स्कूल या 10th 12th के लड़के नहीं हैं, सब कंपटीशन के हैं, सब पीजी करके आए हुए हैं और हाईली एजुकेटेड हैं। तो ये लोग कुछ सिंसियर होंगे, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे दोबारा ये चीज़ें न कहनी पड़े। पता नहीं किसी को क्या फील होता हो या ना होता हो, लेकिन मुझे बड़ा दुख सा होता है जब मैं फीस के लिए कहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग विचार कीजिएगा। हम लोग लैंप को कंटिन्यू करते हैं। चलो मंजू बोल रही हो शायद। चलो लैंप को आज ख़त्म करते हैं थोड़ा, ठीक है? थैंक यू। लाइन की चर्चा आज कोशिश करूंगा खत्म करने की, इसलिए बेटा जरा फोकस करो लोग के ऊपर। कल हम लोग लैंप के बारे में चर्चा ये कर रहे थे कि इंडिया हाउस में वो क्लर्क के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। तो भाई वर्किंग इन इंडिया हाउस he contributed 4 sonnets, और ये इंफॉर्मेशन फिर ले लें, ये नेट में पूछी गई है कि हाउ मेनी sonnets did कार्ल स्लैम कंट्रीब्यूट। और इतना ये जो है बारीक क्वेश्चन है कि लैम्प को लोग एसेइस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन लैम्प के लिटरेरी करियर के अलग अलग एस्पेक्ट की आपको बड़े संक्षेप में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 1996 में कालरिज 17 कविताओं का एक संकलन प्रकाशित करना चाहता था, क्योंकि जब वो क्राइस्ट हॉस्पिटल का स्टूडेंट था तो जिंदगी भर के लिए दोस्ती हो गई थी उसकी कालरिज से। और जब बैंक को इस बात का पता चला कि 17 कविताओं का एक संकलन प्रकाशित कर रहा है कालरिज, तो उसमें पहला वर्क है उसका 4 सनेट भी कंट्रीब्यूट किया था, और 21 कविताओं का संकलन निकला था जो अलग अलग विषयों के ऊपर कविताएं लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन 1796 में हुआ था विद कार्ल स्लाइड। कार्ल स्लाइड उसका फ्रेंड था, कार्ल स्लैम का फ्रेंड था। लैम्प पब्लिश्ड ओल्ड, बड़ा शोर आ रहा है किसी की तरफ से भाई।
किसी की तरफ से बहुत शोर आ रहा है, कृपया वो अपना माइक म्यूट कर दें। अपने मित्र लाइट की मदद से लैम्ब ने ओल्ड फैमिलियर फेसेस का प्रकाशन किया और ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ओल्ड फैमिलियर फेसेस रिटेन इन वर्स और इट इज ड्रामेटिक पोएट्री और ब्लैंक वर्स। तो ओल्ड फैमिलियर फेसेस ब्लैंक वर्स में लिखा है लैम्ब ने। और ओल्ड फैमिलियर फेसेस में एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, लैम्ब से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन सी रचना है जिसमें लैम्ब ने अपनी माँ का जिक्र किया है। तो वो है ओल्ड फैमिलियर फेसेस कंटेन्स द रेमिनिसेंस ऑफ लैम्ब्स मदर। अपने माँ के संस्मरण के बारे में ओल्ड फैमिलियर फेसेस में जिक्र किया है। He also wrote John Woodville और कॉमेडी, एक कॉमेडी लिखा, टाइटल था जॉन वुडविल, और एक ट्रेजेडी भी लिखा था मिस्टर यच। लेकिन ये दोनों रचनाएं बुरी तरह से फेल हुई। और इसके साथ एक रोमांस भी लिखा था रोजामंड ग्रे। ये पूछा गया है कई बार, रोजामंड ग्रे किसकी रचना है। रोजामंड अलग अलग जो है लोगों ने लिखा है, लेकिन रोजामंड ग्रे जो है ये लैम्ब का रोमांस है। In 1807, Mr. William, the then Education Minister of England, asked Lamb to simplify Shakespeare's plays for children. मिस्टर विलियम ने, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने लैम्ब को एक जिम्मेदारी सौंपी कि शेक्सपियर की रचनाएं जो कि विद्वानों के लिए हैं, उसके बारे में जानकारी छोटे बच्चों के लिए भी होनी चाहिए। देन he and his sister Mary Lamb started simplifying 20 of Shakespeare's plays. तो मिस्टर विलियम के कहने पर कार्ल लैम्ब और उसके सिस्टर मैरी लैम्ब ने 37 प्ले हैं शेक्सपियर के, जिसमें से 20 का सिंप्लीफिकेशन करने का काम दोनों ने किया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कौन कौन से वर्क हैं जिसका सिंप्लीफिकेशन लैम्ब ने किया था और बाकी का मेरी लैम्ब ने किया था। तो मैंने लिख दिया है रोमियो जूलियट, हैमलेट, ओथेलो, टाइमन ऑफ एथेंस, मैकबेथ और किंग लियर। इतने प्ले का सिंप्लीफिकेशन लैम्ब ने किया है, ये याद रखिएगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि शेक्सपियर की केवल ट्रेजेडी का, तो निश्चित रूप से ट्रेजेडी का तो है, जिसमें हमें हैमलेट की बात करें, ओथेलो की बात करें, मैकबेथ, किंग लियर, इतना ही लोग जानते हैं कि इतने का जो है सिंप्लीफिकेशन किया था। लेकिन 6 रचनाएँ हैं जिसके सिंप्लीफिकेशन का काम लैम्ब ने किया है। और अगर आप नोट कर लिए हों तो आगे बढ़ते हैं। आज लैम्ब को ख़त्म करेंगे, दूसरे सेशन में भी जुड़ करके। In 1809, Mr. Longman commissioned him to write to edit
English plays particularly Elizabethan dramatist. (1809) में मिस्टर लैंगमैन ने एक जिम्मेदारी सौंपी लैम को कि वह इंग्लिश प्लेज को एडिट करे और ख़ास तौर से उसका फोकस होना चाहिए एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के ऊपर. देन ही रोट specimen of English dramatist, dramatic poet dramatic poets contemporary of Shakespeare. और इसी रचना के साथ दिस वर्क brought him immediate fame. और जैसे ही ये रचना प्रकाशित हुई कि रातों रात लैम एक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया. In 1810 he published a series of paper on Hogarth. On Hogarth and Shakespeare. On Hogarth and Shakespeare, जिसका प्रकाशन 1810 में हुआ था. These papers, अब ये प्रश्न पूछा गया है कि his papers on Hogarth and Shakespeare किस मैगजीन में पब्लिश हुए थे. So these papers were published in Leigh Hunt's magazine. Leigh Hunt's magazine, The Reflector. ली हंट जो कि मित्र था, सबसे बड़ा मित्र था वो किट्स का, उसने एक मैगजीन का प्रकाशन किया था जिसका नाम था रिफ्लेक्टर. तो लैम के जो होगार्थ और शेक्सपियर के ऊपर एसेज लिखे गए थे या क्रिटिकल कमेंट्री लिखी गई थी, उसका प्रकाशन 1810 में रिफ्लेक्टर नाम की जो है मैगजीन में हुआ था. नोट के लिए वो तो आगे बढ़े. From 1820 to 25, he concentrated himself chiefly on essay writing,
the first series of his essay under title Essay of Elia was brought out in 1823. Last essay of Elia. Last essays of Elia in 1833. ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा 1823 में एसेज ऑफ एलिया एसेज ऑफ एलिया जो 1823 में पब्लिश हुआ था और उसका आखिरी निबंधों का संकलन जिसका टाइटल था लास्ट एसेज ऑफ एलिया जिसका प्रकाशन 1833 में हुआ था। अब ये नोट कर लिए हो तो फिर आगे की जो है चर्चा करें। मेजर वर्क्स ऑफ लैंड थोड़ा दूसरे सेशन में भी जोड़ लीजिएगा, आज लैंड को खत्म किया जाएगा। His other works. Old familiar faces. Reminiscence of his mother. माँ के संस्मरण का जिक्र ओल्ड फैमिलियर फेसेस में किया है। एंड हिज चिल्ड्रन वर्क Tales from Shakespeare, Adventure of Ulysses, क्या करोगे कोई जा रहा है देखना जो है जैसे ही सुना एडवेंचर ऑफ यूलिसीज और बच्चों की जो तीसरी रचना है लीसेस्टर्स स्कूल। नोट कर लें। In his dramatic work, John Woodville he gives reminiscence of his father. ओल्ड फैमिलियर फेसेस में उसने अपनी माँ के संस्मरण का जिक्र किया है और जॉन वुडविल में उसने अपने पिता के संस्मरण का जिक्र किया है। His critical work is a specimen of
Specimen of dramatic poets. जिसमें खास तौर से उसने जो है 4 लोगों का जिक्र किया है स्पेसिमेन ऑफ ड्रामेटिक पोएट्स में, और उसका पूरा फोकस शेक्सपियर पर रहा है। फिर इसके बाद बेन जॉनसन के ऊपर रहा है, और एक नाटककार के रूप में शेक्सपियर के जो 2 समकालीन ड्रामेटिस्ट थे उनका भी जिक्र किया हुआ है। He wrote नोट कर लिया हो तो फिर आगे बढ़ेंगे उसको। अब जो और भी प्रश्न पूछे जाते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एसेज, आखिर वो कौन सी उसके निबंधों की क्वालिटी है जो उसको प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। तो पहली बात है हिज एसेज आर, और इसीलिए लैम्ब को पर्सनल एसेइस्ट कहा जाता है। और दूसरी चीज है कॉन्फिडेंशियल नोट्स। अत्यंत गोपनीय बातों का भी जो है लैम्ब अपनी निबंधों में चर्चा कर देता है। और कैरेक्टर पोर्ट्रेयल, जिसको चरित्र चित्रण करते हैं कहते हैं कैरेक्टर पोर्ट्रेयल, चरित्र चित्रण। और आखिरी अगली बात है मिक्सचर ऑफ फैक्ट्स एंड फिक्शन। कल्पना और वास्तविकता का जो है मिश्रण मिलता है उसके निबंधों में। ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, हास्य और गम का मिश्रण उसके निबंधों में है। और पास्ट इज ऑफ्टन रिपीटेड, पास्ट इज ऑफ्टन रिपीटेड। अक्सर आप लैम्ब के निबंधों को पढ़ें तो गुज़िश्ता सालों का या बीते ज़माने का वो अक्सर जिक्र किया करता है। तो ऑल दीज क्वालिटीज make them prince among English essayists. और मित्रों एक बात और भी कर दूं कि आप लोगों के जो नाते रिश्ते के लोग हों या मित्र हों, केवल ये नोट्स पढ़ लेंगे, उनको कभी पीजी की क्लास करने की या ग्रेजुएशन की क्लास करने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी क्या हुआ? मिटा दे रहे हैं।
ये प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेज। Past is often repeated. His patron Mr. Samuel Salt, ये नोट में ले लें। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लैम के पैट्रन कौन थे, साहित्यिक संरक्षक तो सैमुअल साल्ट। Find place in old old Belcher of Inner Temple. Of Inner Temple. इनर टेम्पल कोई आंतरिक मंदिर नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन के राजाओं का कानूनी सलाहकार मंडल है, जिसको ओल्ड इनर टेम्पल कहा है। तो सैमुअल साल्ट जो कि बेंचर भी थे और लैम के पैट्रन भी थे, इनके बारे में जिक्र किया है ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल में। His boy's memory finds reflection in night fear मित्रों, ये विशेष बातें जो है ध्यान रखिएगा। His patron Samuel Salt finds place in old benches of inner temple. His boy's memory, लड़कपन की यादें, इसका रिफ्लेक्शन नाइट फियर और क्राइस्ट हॉस्पिटल में मिलता है। और उसकी डोमेस्टिक और सेंटिमेंटल मेमोरी फाइंड्स place in Dream Children, and he presented Mary Lamb as Sister Bridget in Dream Children. Mary Lamb का जिक्र उसने सिस्टर ब्रिजेट के रूप में किया है ड्रीम चिल्ड्रन में। और हिज क्रेडिट ये विशेष तौर से हायर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेजुडिस इज रिफ्लेक्टेड इन कन्फेशन ऑफ ड्रंकार्ड एंड परफेक्ट सिंपैथी। ये दो रचनाएं हैं जो उसके पर्सनल एसे हैं। ड्रंकार्ड और जो है परफेक्ट सिंपैथी में उसने अपने पूर्वाग्रहों का जिक्र किया है। कन्फेशन ऑफ ड्रंकार्ड और परफेक्ट सिंपैथी में इसी के साथ जो है हम लोग थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, आज ख़त्म कर लिया जाए इसे।
नोट करने हो तो मिटा दे दोस्तों। दो कमेंट काफी प्रसिद्ध हैं लैम्ब के बारे में, उनका जिक्र करना जो है जरूरी समझता हूँ। विलियम हैजलिट सेज Lamb is perfect essayist of pictorial quality. और Compton Rickett says Lamb often wanders in the past gathering mannerism mannerism of and tricks of bygone writers like a girl picking flowers. बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है कॉम्पटन और रिकेट का, इसको नोट कर लें। इसी के साथ लैम्ब से हम लोग विदा लेते हैं और कल एसेइस्ट जेन ऑस्टिन की चर्चा होगी शॉर्ट में। जेन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसकी थीम आप लोग चाहें तो नेट से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके जो है सेंस और सेंसिबिलिटी की और फिर एम्मा की, ये तीन जो है उसके नॉवेल की चर्चा करेंगे हम लोग और इसी के साथ रोमांटिक एरा से विदा ले लेंगे। ठीक है मित्रों, आज इतना ही।